नमस्कार विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि विनीत जी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। विनीत जी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के मुंबई लोकल्स में जो सीरियल धमाके हुए थे उस मामले में 12 के 12 आरोपियों को बरी कर दिया है और ये कहा है कि जो सरकारी वकील हैं वो ऐसे सबूत कोर्ट के सामने पेश ही नहीं कर पाए जिनसे कि आरोप साबित होते हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? जी अंजू, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आपके चैनल पे आया हूँ, बहुत अच्छा है कि आपने मुझे इनवाइट किया। रियली थैंक यू टू यू। दूसरी बात, बहुत सेंसिटिव इशू है क्योंकि 189 लोगों की, हमारे देश के नागरिकों की जान इस पूरे मामले में गई थी। और आज जब ये जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उनके मन में ये सवाल जरूर है कि ऐसा क्या हुआ कि 12 के 12 लोग जो थे कन्विक्टेड थे बेसिकली लोअर कोर्ट से, उन तो 12 के 12 लोगों को छोड़ दिया गया और ये कहा गया है कि उनके ऊपर अगर कोई और किसी केस में आरोप नहीं है तो उनको जेल से निकाला जाए। तो ऐसा क्या हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल है और बड़ा वाजिब सवाल है, पूछना भी चाहिए। देखिए, बहुत सी रिपोर्ट्स है क्योंकि जजमेंट अभी तक अपलोड नहीं हुई है। मैं भी बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ इस जजमेंट का, लेकिन जो अब तक सामने आया है वो सामने में ये आया है कि यहाँ बात सरकारी वकील की और कोर्ट की नहीं है। यहाँ पे बात है इन प्रोसिक्यूशन यानी कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, कि किस तरह से इस पूरे मामले की जांच की गई और किस तरह से जो सबूत थे उनको इकट्ठा किया गया और कैसे इन लोगों को अरेस्ट किया गया। ये पूरा मामला जो था, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया होती है जब आप किसी मैटर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, स्पेशली जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को आपको फॉलो करना होता है। पर यहाँ इस मामले में जो हाईकोर्ट का जजमेंट जो आ रहा है, जो बातें हम लोगों ने सुनी है अब तक, वो बातें ये साफ करती हैं कि बहुत बड़ा लैप्स इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जो मुंबई क्राइम ब्रांच जो थी उसने किया है। और जिस तरीके से एविडेंसेस कलेक्ट किए गए वो बहुत ही ज़्यादा होच-पोच एविडेंस थे, और जिस तरीके से उन चीज़ों को मिलाना चाहिए था मिलाया नहीं गया, सबूतों को किस तरीके से पेश किया गया वो बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे बहुत से मामले, मतलब ऐसे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें हैं जिसको आपके इस एपिसोड के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, कि जिनको लेकर आज सर्वोच्च बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर देता है कि जो जांच एजेंसियां होती हैं वो क्या इतने बड़े मामलों में भी सेंसिटिविटी नहीं दिखाती कि प्रोसेस को फॉलो किया जाए, सही समय पे इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो विटनेसेस हैं उनकी जो उनके बयान होते हैं वो सही समय पे रिकॉर्ड किए जाएं। और इस तरीके का लैप्स मुझे लगता है कि अगर है तो उस समय पे जो जांच एजेंसी में जो लोग काम कर रहे थे, मुंबई क्राइम ब्रांच में जो लोग इस मामले की जिनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुंबई महाराष्ट्र सरकार को उन लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि कैसे आप लोगों ने इतनी हौच पौच एविडेंस करके और जो ट्रायल कोर्ट थी उसके सामने आपने एविडेंस रख दिए, जिसकी वजह से आज जो लोग चाहे इन्वॉल्व थे इस पूरे मामले में, 12 लोग चाहे नहीं थे, उनको कोर्ट को छोड़ना पड़ा। तो मुझे लगता है कि जांच एजेंसी का जो जिम्मा था इस पूरे मामले में वो कहीं ना कहीं जांच एजेंसी ने नहीं निभाया और डिफीट हुआ है। और न्याय जो मिलना चाहिए था पूरे देश के, वो 189 लोगों की बात नहीं है, पूरे देश के नागरिकों को जो न्याय मिलना चाहिए था वो सिर्फ इस कारण से नहीं मिल पा रहा क्योंकि जांच एजेंसी जो थी उसने बहुत बड़े लैप्सेस इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में किए हैं। एक चीज बताइए विनीत जी कि जिस वक्त ये धमाके हुए थे 11 मिनट में 7 धमाके हुए थे मुंबई लोकल्स में, 6:24 से लेकर 6:35 में। ये शायद 11 जुलाई की बात है 2006 की। लेकिन आप ये सोचिए कि उस वक्त तो महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी। जहां तक मुझे याद पड़ता है शायद विलासराव देशमुख उस वक्त सीएम थे और आर पाटिल डिप्टी सीएम थे जो एनसीपी से आते थे। क्या उस वक्त की सरकार ने, क्योंकि महाराष्ट्र की क्राइम ब्रांच में तो उनके अंडर ही आती है, तो क्या उस वक्त की सरकार की कोई भूमिका रही क्योंकि एक पर्टिकुलर जमात से ये लोग आते थे? वरना आप खुद सोचिए, आज तो ऐसा लग रहा है कि शायद धमाके हुए ही नहीं, शायद 189 लोग मरे ही नहीं। बिल्कुल अंजू जी, देखिए हम सब कानून के जो जानकार हैं हम सब लोग ये मानते हैं और हमारे संविधान में लिखा है कि नागरिकों की सुरक्षा और उनको न्याय दिलवाना जो सरकार है उनका काम है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और जब ऐसे मामलों में कोई लैप्स की बात आती है तो जो एजेंसी जिस गवर्नमेंट के अंडर आती है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि उस समय पे जो सरकार थी, एनसीपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो जो वो सरकार थी और जो सरकार में बैठे हुए लोग थे
उनकी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं था। ये मामला था हमारे देश के नागरिकों की हत्या का। एक आतंकवादी गतिविधि जो थी वो बॉम्बे में हुई थी और इतने लोग मारे गए। अगर इस मामले में अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो आपके ऊपर भी सवाल बिल्कुल उठते हैं। और इन्वॉल्वमेंट जो है किस तरह से सरकार की रही होगी उस समय पे, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जांच एजेंसी ने जो कुछ भी किया अपनी मनमर्जी से कर दिया। और उसके बाद आज जो हम लोग देख रहे हैं बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट, वो उसी का नतीजा है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जांच एजेंसी की, जो वहां सरकार थी, जो वहां होम मिनिस्टर थे उस समय के, उनकी बिल्कुल बनती है। होम मिनिस्टर का ये काम है कि वो पूरी जो जांच है, जो जांच एजेंसी है, जो इन्वॉल्व ऑफिसर इन्वॉल्व है, उनसे प्रॉपर रिपोर्ट ले। और एक छोटा मामला नहीं था, अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, बहुत से लोग इन्वॉल्व होंगे, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इन मामलों के जानकार थे, इन्वेस्टिगेशन कैसी होनी चाहिए। तो सवाल वही है कि इतनी बड़ी भूल चूक जो आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो मार्क की है अपनी जजमेंट में, वो कैसे हुई। तो इसका जवाब बिल्कुल उस समय की सरकार, उस समय के होम मिनिस्टर, सबको देना पड़ेगा। और जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिल्कुल सरकार की, जो उस समय पे थी एनसीपी की और कांग्रेस की, उसका बिल्कुल बनती है। उससे ये भाग नहीं सकते। और इन 189 जो जान हमारे देश के नागरिकों की गई, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उन लोगों की नहीं थी जो लोगों ने आतंकवादी गतिविधियां की। अगर वो लोग छूटते हैं 12 लोग, हमें नहीं पता कि आप नहीं कह सकते कि वो लोग इन्वॉल्व थे या नहीं थे, लेकिन अगर कोई ऐसा जजमेंट आया जिसकी वजह से जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट बताई गई और वो छूट गए, तो मेरा मानना यह है कि उस समय की सरकार की भी उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जांच एजेंसी की थी। और वो जिन लोगों ने वहां पे आतंकवादी गतिविधि की, उन लोगों के अगर वो छूटते हैं तो बिल्कुल जो उस समय की सरकार थी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल बनती है। विनीत जी, मैं चाहूंगी कि आप मेरे दर्शकों को ये जरूर बताएं कि जो जांच एजेंसी थी, जो क्राइम ब्रांच थी बॉम्बे पुलिस की, उन्होंने किस किस लेवल पर मिस्टेक्स किए। जो आरडीएक्स या जो बारूद इसमें या विस्फोटक पदार्थ इसमें इस्तेमाल हुआ, उसको लेकर क्या फोरेंसिक स्तर पर ही गड़बड़ हो गई, या देरी से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। किस किस तरह की गलतियां हो सकती हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से। जी बिल्कुल अंजू जी, देखिए मैंने 5 ऐसे बड़े पॉइंट्स जो थे, जो भी अब तक मटेरियल आया उसमें से 5 ऐसे बड़े पॉइंट निकाले जो हाईकोर्ट ने भी जिनमें कहा कि भाई ये बहुत फैटल रहे इस पूरे मामले में। और बड़ा दुख है, हाईकोर्ट ने भी बोला है अपने वक्तव्य में कि भाई बहुत दुख है कि 189 लोगों की जान गई और उसके बावजूद हम ये नहीं बता पा रहे कि भाई किस व्यक्ति ने ये जो आतंकवादी गतिविधि की थी। तो जो पूरे मामला था, ये 2006 का मामला था। 189 लोग जो थे वो डेथ हुई उनकी, और 800 लोग जो थे वो इंजर्ड हुए थे। इस पूरे मामले में जो विटनेस जो थे, जिन लोगों की गवाही ली गई, वो गवाही भी बहुत बड़े सवालों में थी। एक गवाह उसमें ऐसा मिला जो हर क्राइम ब्रांच का, जो ज्यादातर जो बड़े मामले होते थे क्राइम ब्रांच के, चाहे वो आतंकवादी गतिविधियों के हों या फिर कई लोगों को पकड़ने के हों, बड़े बदमाशों को पकड़ने के हों, वो व्यक्ति हर मामले में गवाह होता था। और वही व्यक्ति इस मामले में भी गवाह था। और हाईकोर्ट ने अपने जो जजमेंट है, अपने जो वह जब उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा सवाल है कि एक व्यक्ति घाटकोपर मामले में के भी वो व्यक्ति जो है वो एज एन विटनेस वहां साइट किया गया है। तो ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति हर जगह पे इन्वॉल्व रहता है, जहां पे भी कोई इंसिडेंट ऐसा होता है या क्राइम ब्रांच अगर कोई काम करती है तो वो हर व्यक्ति वो वहां पे होता है। तो एक बहुत बड़ा सवाल एक विटनेस को लेके किया। उसके बाद ऐसे बहुत से विटनेस, 4 या 5 ऐसे विटनेस जो है वो सामने आए, जो लोग आई विटनेस बताए गए, लेकिन इंसिडेंट के टाइम पे उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की गई, या वो लोग सामने नहीं आए परेड के लिए। जब जब एक्यूज को पकड़ा जाता है तो उनकी परेड कराई जाती है, उनकी शनाख्त कराई जाती है। तो वो लोग 4 साल तक लोगों जो एक्यूज थे उनको देखने के लिए, बताने के लिए परेड में, शिनाख्त परेड में नहीं आए। लेकिन ऑल ऑफ सडन 4 साल के बाद वो लोग आते हैं और कहते हैं कि जी हम शिनाख्त करना चाहते हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा पॉसिबल ऐसा मानना बहुत मुश्किल है कि 4 साल बाद किसी व्यक्ति को किसी की शक्ल याद रहेगी और वो आके कहेगा कि इस व्यक्ति ने ये इंसिडेंट किया है। तो बहुत मुश्किल है ऐसा कह पाना। कई विटनेस ऐसे थे जिन विटनेस की स्टेटमेंट जो है वो इस इंसिडेंट के 100 दिन के बाद रिकॉर्ड की गई। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि भाई बड़ा अजीब मामला है कि आपके पास नाम थे, आपके पता था कि आपको कौन लोग विटनेस की स्टेटमेंट जो है आपने 100 दिन बाद रिकॉर्ड की, और 100 दिन के बाद जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट, कहाँ क्या कैसे कौन, सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट था। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति 100 दिन तक अपनी मेमोरी इतनी शार्प रखे कि भाई आप आए और बताएं कि बिल्कुल एग्जैक्टली हुआ क्या था।
तो ये बहुत बड़े सवाल थे। एक सवाल और जो था वो बहुत बड़ा, जो इस मामले में, जो आपसे मैंने पहले भी शो के शुरू होने से पहले भी बात की, कि इस मामले में जो प्रोडक्ट, जो एक्सप्लोसिव यूज किया गया था, वो एक्सप्लोसिव पूरे ट्रायल के बाद भी जो क्राइम ब्रांच थी वो नहीं बता पाई, फॉरेंसिक नहीं बता पाई कि वो क्या था। और जो आर्म्स, जो आरडीएक्स वहां से पकड़ा गया, वो उस मटेरियल से मैच नहीं करता था। जो वहां नक्शा मिला वो साइट से मैच नहीं करता था। तो हाईकोर्ट ने ये कहा है कि भाई अब बड़ा अजीब है कि ये चीजें जो जो इन्वॉल्व ही नहीं थी, जो यूज ही नहीं की गई, तो वो आपने रिकवर कैसे करी। तो कहीं ना कहीं प्लांटेड रिकवरी की बात भी इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने कहा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दिखता है कि प्रिजम्पशन यही था हाईकोर्ट का कि भाई देखिए, जब आरडीएक्स इन्वॉल्व नहीं था तो ये आरडीएक्स आया कैसे। ऐसा मानना बड़ा मुश्किल है कि कोई व्यक्ति आरडीएक्स लेके घूम रहा है और उसका यूज नहीं करा उसने। तो ये जो सवाल थे, ये 5-6 सवाल जो थे, बहुत बड़े सवाल थे। और बहुत बड़ा इन सवालों ने जो अपना रोल मैं कहूँगा इस निभाया, ये 12 एक्यूज जो थे उनको बरी कराने में। पर सर ये तो बिल्कुल साफ साफ लापरवाही है मुंबई क्राइम ब्रांच की, उस वक्त के गृह मंत्री की, कि आप 100 दिन के बाद गवाहों के बयान दर्ज कर रहे हैं और एक ऐसा गवाह पैदा कर दिया आपने जो हर जगह मौजूद था। तो सर यहाँ तो सीधे सीधे कोर्ट को मुझे लगता है कि उन अधिकारियों को तलब करना चाहिए जिन्होंने ये जांच पड़ताल की है, बजाय इसके कि ये कहा जाए कि जो वकील है, जो सरकारी वकील है, वो साबित नहीं कर पाए कि ये सब उसमें इन्वॉल्व थे। इनको तो छोड़ने से पहले उनको तलब किया जाना चाहिए सर। बिल्कुल, देखिए, मैं फिर वही, आपने जो सवाल यहाँ किया है, मेरे दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आती है कि आप न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं, और हाईकोर्ट को मुझे लगता है ये चाहिए था कि जो लोग, उन लोग उस समय पे थे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो लोग थे, जो लोग सरकार में थे, उन लोगों से सवाल पूछे, डायरेक्शंस पास की जाएं कि भाई जो 189 लोग जो वहाँ पे जिनकी मृत्यु हुई इस पूरे आतंकवादी मामले में, उसके जिम्मेदार है कौन। अगर ये लोग छुटते हैं तो ये लोग छुटते हैं क्योंकि जांच एजेंसियों ने कमी बरती, जांच एजेंसियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और ऐसे गैर जिम्मेदाराना ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा मानना यही है कि अगर हाईकोर्ट ने कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया, तो महाराष्ट्र सरकार को, इस समय जो महाराष्ट्र सरकार है, उस सरकार को ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे देश के नागरिकों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि कोई पार्टी या कोई ऐसे ऑफिसर जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते और उसके बाद अगर उनकी कमियों की वजह से एक्यूज को छोड़ा जाए तो उनके ऊपर कार्रवाई ना की जाए। मेरा मानना यही है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि मैं बिल्कुल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी बहुत ऐसे मामलों को लेकर भी बहुत संजीदा रहते हैं, और हमेशा जहाँ पे भी कमी दिखती है वो बिल्कुल कार्य करते हैं। तो बिल्कुल मैं उनको लिखूंगा इस बारे में कि आप देखें और इस मामले में जरूर डायरेक्शंस पास करें कि जो लोग इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में थे वो कौन लोग थे, और क्या उन लोगों को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया कि कोई कमियां छोड़ दी जाए इस मामले में उस समय की सरकार द्वारा, कि कोई कमियां छोड़ दी जाए और बाद में जाकर ये मामला जो है वो एक्विटल पे आ जाए, और ये लोग जो हैं, जो लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, उन लोगों को बख्श दिया जाए, छोड़ दिया जाए जजमेंट के द्वारा, कानून के द्वारा। और कोई, क्योंकि कानून, जब हाईकोर्ट जब जजमेंट दे रहा है तो कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो मुझे लगता है कि निर्धारित होनी चाहिए, और अधिकारियों को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए जो लोगों ने ये काम किया है। और विनीत जी, आपको याद दिला दूं कि 1993 में जो सीरियल बम धमाके मुंबई में हुए थे, 11 धमाके हुए थे, और उस वक्त जो सीएम थे शरद पवार, उन्होंने दूरदर्शन के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने ऐसे ही कह दिया था कि एक ऐसे इलाके में 12वां धमाका हुआ है जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका था, ताकि कहीं कुछ दंगे फसाद ना हो जाए मुंबई में। ये उनका स्टेटमेंट था, और उन्हीं की पार्टी का डिप्टी सीएम था 2006 में आर पाटिल। तो उन्होंने तो इसका मतलब ये कि एक पर्टिकुलर बिरादरी को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए केस ही इतनी कमजोर धाराओं पर तैयार करवाया कि देखिए 16-17 साल के बाद सबके सब बरी हो गए। अंजू जी, धाराएं बिल्कुल परफेक्ट थी, धाराओं में कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ सबसे बड़ी बात है जांच एजेंसियों की। मुंबई क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर उस टाइम पे थे, मेरा मानना, क्योंकि मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये पहली दफा मर्तबा नहीं हुआ है, पहली दफा नहीं हुआ है। इससे पहले भी बहुत ब्लास्ट, 2006 से ही पहले बहुत ब्लास्ट हुए थे, और ऐसा नहीं है कि जांच किस तरीके से की जाती है ऑफिसर को ये पता ना हो। और अगर ऑफिसर्स को ये पता नहीं है तो वो उस ओहदे पे पहुंचे कैसे कि भाई आपने ऐसे ऑफिसर्स को ये इन्वेस्टिगेशन दे दी जो इनकम्पिटेंट थे। तो कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो सरकार थी उस समय की, उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेग्लिजेंस टूवर्ड्स दिस इंसिडेंट, इतना बड़ा आतंकवादी हमला जब होता है तो उस समय पे भी अगर आप संजीदा नहीं है, उस समय पे भी अगर आप
ये नहीं कर पाते कि आप अपने बेस्ट ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाएं, उन ऑफिसर्स को लगाएं जो ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन में जस्टिफाई करें हर चीज को। और इन कमियों की वजह से अगर एक्यूज छूटता है तो बहुत दुखद है। ऐसे लोग, जो लोग आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा मारे गए, और उन लोगों के परिवारों के आप सोचिए कि क्या उन लोगों के दिलों पे बीत रही होगी कि जिन लोगों को पकड़ा गया था उन लोगों को छोड़ दिया गया। और क्यों? क्योंकि जांच एजेंसी ने अपनी कमियां बरती, उस समय की सरकार ने कमी बरती। और बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, शक इसलिए और ज्यादा होता है कि कहीं इन्फ्लुएंस तो नहीं था। बहुत सारे सवाल इसलिए आते हैं क्योंकि लगातार हर साल हर समय एनसीपी हो चाहे कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आती हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करने के लिए वो कुछ भी करते हैं, किसी भी तरीके का बयान देते हैं, किसी भी तरीके की चीजें करते हैं। लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है इनकी सरकारों में। तो कहीं ना कहीं ये सवाल बिल्कुल जायज है आपके कि क्या कहीं इन्फ्लुएंस था उस समय के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि इनकम्पिटेंट ऑफिसर होंगे, क्योंकि बहुत बड़े ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं ऐसे मामलों में। ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट सीपी तक के ओहदे के ऑफिसर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो आप ये मानना ही बड़ा अजीब है कि भाई ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो बाद में सबको पता है कि बहुत फैटल होंगी, आप कैसे छोड़ सकते हैं। तो इन्फ्लुएंस की बात जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिल्कुल इसकी भी जांच होनी चाहिए। और उस समय के सरकारी जो बैठे थे, सरकारी अधिकारी जो बैठे थे, जो इन्वेस्टिगेशन, सबकी जांच जो है वो होनी चाहिए। और बहुत बड़ा सवाल इस पूरे मामले में अब खड़ा है। और विनीत जी, ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी था आजम चीमा, जिसने कि इन धमाकों की जिम्मेदारी ली थी। और हम सबको पता है कि ये सीधे आकर तो करते नहीं, स्लीपर सेल के जरिए ही इस तरह के धमाकों को अंजाम देते हैं। और सोचिए 2006 में ये सीरियल धमाके हुए, 2008 में मुंबई में कितना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, वो पूरी दुनिया ने देखा। आप सोचिए उस मामले में इनका ये रवैया रहा, तो 2008 के मामले में तो सीधे सीधे पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में उस वक्त की यूपीए सरकार ने 2 मिनट नहीं लगाए थे। जी बिल्कुल, देखिए अंजू जी, मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाता हूँ और आपके माध्यम से दर्शकों को ही बताना चाहूँगा कि आप देखिए कि पहले जब सरकारें जो थी एनसीपी और कांग्रेस की सरकार, ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार मुंबई महाराष्ट्र में रही है। आप देखिए उस टाइम पे जो अंडरवर्ल्ड जो था मुंबई में, उस तरीके से काम करता था कि ऐसा लगता था कि खुला छूट वहाँ पे सबको दे दिया गया है, आतंकवादी गतिविधियाँ खुली छूट दे दी गई है। हर तरीके से लोग उगाहियाँ करते थे, लोग एक्सटॉर्शन करते थे। किस तरीके से दाऊद इब्राहिम वहाँ काम करता था, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस जो था कितना ज़्यादा था। और अब आप देखिए कि अब जो सरकार है, उस सरकार के टाइम पे आप देखिए कितने इंसिडेंट आपको देखने को मिलते हैं, कितने बदमाश आपको सुनने को मिलते हैं। तो डिफरेंस बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखने को मिलता है। और उस समय की सरकार, जो आप कहें कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो आई महाराष्ट्र में, उससे पहले की जो सरकारें थी उसके अंदर किस तरह से मैं कहूँ कि फ्री हैंड जो वहाँ के लोकल गैंगस्टर्स थे उनको दिया गया था। दाऊद इब्राहिम की इन्वॉल्वमेंट, शरद पवार से रिश्तों की बात हमेशा से सामने आती रही है। और आज तक शरद पवार उस चीज को नकार नहीं पाए। खुल के कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई दाऊद इब्राहिम से वो नहीं मिले या कभी बात नहीं हुई। वो व्यक्ति जो हमारे देश में 1993 में 92 में ब्लास्ट कराता है, इतने बड़े आतंकवादी हमलों में उनका उसका हाथ रहा है, और उसके बावजूद लगातार जब जब कांग्रेस की सरकार आई है तो कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो बिल्कुल ये मानना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही होगा कि सरकार की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में उस समय में रही होगी। और जिस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं वो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी इन लोगों को, शायद जो लोग इस पूरे मामले में असलियत में इन्वॉल्व थे, चाहे ये 12 लोग हों, चाहे इसके अलावा जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्व थे उनको बचाने की जो कोशिश थी, उस कोशिश में शायद इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को इस तरीके से किया गया कि आज हम लोगों के सामने एक ऐसा जजमेंट है जो हमें शर्मसार करता है, हमारी गर्दन को झुकाने वाला है कि हम अपने देश के नागरिकों की आतंकवादी हमले में जो मृत्यु हुई, उन लोगों को भी हम न्याय दिलाने में कहीं ना कहीं पीछे रह गए। सर, अब जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर इनके खिलाफ कोई केस नहीं है तो इनको तुरंत रिहा किया जाए, क्या ऑप्शंस आपको इस वक्त देवेंद्र फडणवीस सरकार के सामने दिखती हैं? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की अपील की जा सकती है अभी, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल इसकी अपील करेगी। लेकिन मामला और सवाल फिर से वही है कि क्या जो ऑब्जर्वेशंस हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर दी है, क्या वो सही हैं? और अगर वो सही हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वे आउट और कोई भी न्याय दिलाने का तरीका जो है वो हमारे सामने बचेगा अगर हम सर्वोच्च न्यायालय भी अपील की जाती है हमारी सरकार द्वारा। तो इन चीज़ों को आप कैसे कैसे आप इस समय पे आप टैकल करेंगे और कैसे ये प्रूव करेंगे कि 12 लोगों की इन्वॉल्वमेंट, जिनकी आप रिकवरी जो आप है वो रिकवरी को ही आप स्टैब्लिश नहीं कर पाए, तो रिकवरी जो थी वो रिलेटेड थी टुवर्ड्स ब्लास्ट,
तो अगर आप उन चीज़ों को ही आप स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे, आप बेसिक एविडेंस को अगर आप स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे अपना केस बनाओगे? और ये मैं कहूँगा और डिसहार्टिंग है हम सब लोगों के लिए, एक लीगल फर्टिलिटी के मेंबर होने के नाते भी और साथ-साथ इस देश का नागरिक होने के नाते भी, कि आतंकवादी गतिविधियों में अगर हमारे कोई भी राज्य की सरकार या कोई भी राज्य की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस तरीके की जाँच करेगी, तो न्याय कैसे मिलेगा? यानी कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर ही महाराष्ट्र पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस केस को बॉचअप कर दिया था। सबूतों को ठीक से रखा नहीं गया, प्रिजर्व नहीं किया गया। सही मायने में जो लोग जिम्मेदार थे शायद उनको पकड़ा नहीं गया। जो सबूत उनके खिलाफ थे उनको खुद ही तहस-नहस कर दिया। क्राइम ब्रांच पर तो अब यही मुंबई क्राइम ब्रांच पर तो यही ओनस आएगा ना जी, सर। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अगर ये बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अगर सबूत यही होंगे, यही ऑब्जर्वेशन बॉम्बे हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी, तो उनको भी लगेगा कि शक के आधार पर इनको बरी करना ही सही है। बिल्कुल, आप देखिए कि इस मामले में जो एडवोकेट थे वो एस मुरलीधर, जो कि पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं हाई कोर्ट में, और उन्होंने ये सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये कोर्ट के सामने रखी थी। तो मुझे नहीं लगता कि ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो कहीं गलत होंगी। मेरा मानना यही है, क्योंकि जजमेंट अभी तक नहीं आया तो मैंने नहीं देखा, लेकिन स्टिल जो चीज़ें अब तक सामने आई हैं, अगर ये चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल उन लोगों की ज़िम्मेदारी है, उस समय की सरकार, उस समय का मुख्यमंत्री, उस समय का होम मिनिस्टर, उस समय के वो अधिकारी, जो अधिकारी क्राइम ब्रांच में कार्यरत थे और वो लोग इस मामले को देख रहे थे, उस समय के पुलिस कमिश्नर, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस मामले को देखें और उस मामले में किस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको वॉच आउट करें। लेकिन अगर ये नहीं किया गया, तो बहुत बड़ा हमारे देश के साथ, हमारे देश के नागरिकों के साथ ये धोखा उस समय की सरकार और ऑफिसर्स ने किया, कि आज हम लोग किसी भी ऐसे जगह पे नहीं खड़े कि हम उन 189 लोगों के परिवारों को, अपने देश के नागरिकों को न्याय दिला पाएँ, कि भई आपके साथ ये हुआ, तो और आज वो लोग जो इस पूरे मामले के ज़िम्मेदार थे, उन लोगों को फांसी दे दी गई या उन लोगों को उम्र कैद दे दी गई। ऐसा कुछ भी अब हमारे हाथ में नहीं है, और डिसहार्टिंग है कि हम उन लोगों को कानून के द्वारा किसी भी तरीके से जो पनिशमेंट है वो नहीं दिला पा रहे। मैं ये मानती हूँ सर कि 12 लोग, चलिए इनको शक के आधार पर रिहा करने का आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है, लेकिन अभी भी बहुत मजबूत केस बन सकता है अगर उन लोगों पर शिकंजा कसे जिनकी सरकार थी, जो अधिकारी क्राइम ब्रांच में बैठे हुए थे मुंबई पुलिस में, अगर उन पर शिकंजा कसा जाएगा सर, तो शायद फिर भी न्याय मिलने की उम्मीद मुझे लगता है कि हो सकती है। लेकिन जिन लोगों ने इसकी जांच को बॉचअप किया है, तहस-नहस किया है, शिकंजा उन पर कसने की जरूरत है। सर अब देखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस सरकार इस मामले पर क्या करती है, क्या रुख अपनाती है बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ। अगर सुप्रीम कोर्ट आती है तो किन दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट आती है। पर आपने सर समय निकाला, बहुत ही विस्तार से, बहुत ही गहराई से विनीत सर आपने इस बारे में जानकारी मेरे दर्शकों को दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद। जय